नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का इस चैनल पे आपको डिस्कशन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। आपको सभी टेस्ट सीरीज का पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो केजीएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये फुल लेंथ टेस्ट 9वां है। ओवरऑल टेस्ट जो हुआ है वो 23 हुआ है, जिसमें 9वां जो है वो फुल लेंथ टेस्ट है। आज के सेशन में उसी का डिस्कशन करवाने वाले हैं। केजीएस का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9, ओवरऑल टेस्ट जो है वो 23 हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। बौद्ध साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्ध साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, हीनयान जो है वो साहित्य मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया था और महायान साहित्य जो है वो मुख्य रूप से पाली भाषा में है और इनका अनुवाद चीनी और तिब्बती सहित कई भाषाओं में किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ना तो एक ही ना ही दो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही सही है और ना ही दूसरा। हीनयान ग्रंथ जो है वो, जिसे थेरवाद बौद्ध धर्म का ग्रंथ भी कहा जाता है, मुख्य रूप से संस्कृत भाषा नहीं, ये पाली भाषा में लिखा गया है। और दूसरा जो है वो महायान ग्रंथ पाली में नहीं लिखे गए हैं। महायान जो है वो पाली में नहीं लिखा गया है। महायान जो है वो सूत्र मूल रूप से संस्कृत या बौद्ध मिश्रित संस्कृत में रचे गए हैं। तो ये दोनों गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भवभूति किस राजा के दरबार से जुड़े थे? यशोवर्मन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या थार के भोज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यशोवर्मन। भवभूति, जिन्हें शास्त्रीय संस्कृत नाटककारों में कालिदास के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार से जुड़े थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो चंदहुद्रो एकमात्र ऐसा सिंधु नगर है जहां कोई दुर्ग नहीं था। दूसरा जो है वो लोथल जो है वो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां की कृत्रिम ईंटों से बना एक गोदी पाया गया है। और तीसरा जो है वो प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति केवल मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, 7वां मंडल, 10वां मंडल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक साहित्य अष्टाध्याय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक साहित्य अष्टाध्याय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संस्कृत व्याकरण पर आधारित एक व्यापक ग्रंथ है जिसकी रचना जो है वो पाणिनि ने की थी। यह विभिन्न वर्गों के लोगों और जीवन के विभिन्न चरणों के लिए आचार संबंधी नियम प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ना तो ही एक ही ना ही दो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल दो जो है वो गलत है। जो अष्टाध्याय केवल व्याकरण और भाषा विज्ञान से संबंधित है। यह सामाजिक वर्गों या जीवन के चरणों के लिए आचार, कर्तव्यों या अनुष्ठानों के नियम नहीं बताता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन ग्रंथ और सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जो है वो यह एक जैन ग्रंथ है जिसमें तीर्थंकरों के जीवन और सन्यासी जीवनों का वर्णन किया गया है। कल्पसूत्र। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है जो भारतीय शिक्षा पर ग्रंथ है। अरण्यक, अरण्यक जो है वो ब्राह्मणों, वन ग्रंथ जो ब्राह्मणों और उपनिषदों को जोड़ते हैं, अरण्यक। और नाट्य शास्त्र जो है वो नाटक और कला का पर ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 3 4 2 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो पुरापाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल के सांस्कृतिक अवशेषों का एक शतक क्रम जो है वो दर्शाता है। बुर्ज होम, बेलन घाटी, सोहन घाटी या आदि चनलूड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलन घाटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के यूनानी, अरामाइकी और ग्रेको अरामाइक लिपियों में उत्कीर्ण शिलालेख जो है वो पाए गए हैं? कंधार और लगमान, सारनाथ और उज्जैन, लुम्बिनी और पाटलिपुत्र, बराबर की पहाड़ियाँ और राजगीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंधार और लगमान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों और उनके विचारों के युग्म पर विचार करना है, सम्मिलित करना है। के.पी. जायसवाल जो है वो गुप्त शूद्र मूल के थे, और आर.सी. मजूमदार जो है वो गुप्त मुर्शिदाबाद से आए थे। एस.के. अयंगर जो है वो वैश्य मूल के थे, और एच.सी. राय चौधरी जो वो ब्राह्मण मूल के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों जो है वो सही सम्मिलित, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। छठी शताब्दी, क्वेश्चन नंबर 10, छठी शताब्दी ईस्वी में इस प्रख्यात भारतीय विद्वान ने अपनी कृति बृहत संहिता में बताया कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने ग्रहों की गति और विभिन्न खगोलीय घटनाओं की व्याख्या करने के लिए कई यूनानी स्रोतों से प्राप्त ज्ञान को भी शामिल किया। उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस विद्वान का उल्लेख किया जा रहा है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वर्मा मिहिर, भास्कर प्रथम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वड़ा मिहिर, वड़ा मिहिर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। शेर शाह की सेना पर राजपूतों के हमले का अंतिम परिणाम जो है वो निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन नंबर ए, राजपूत शेर शाह तक पहुंचने में सफल रहे लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए, अंततः पीछे हट गए। बी है, राजपूतों ने अफगान शिविर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था। ऑप्शन सी जो है वो, दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर लेकिन अनिर्णायक संघर्ष के बाद युद्ध विराम हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो, राजपूतों को घेर लिया गया और वो आखिरी दम तक लड़ते रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो,
अंतिम परिणाम निम्नलिखित में से क्या था? तो राजपूतों को घेर लिया गया और आखिरी दम तक लड़ते रहे। अपने राजा मालदेव की वापसी के बाद भी राजपूत सेनापति जैता कृपा और अन्य लोग 12,000 सैनिकों के साथ शेरशाह की 80,000 सैनिकों वाली सेना पर टूट पड़े और भारी क्षति पहुंचाई। हालांकि अंततः उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया और अंतिम व्यक्ति तक युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह वीरतापूर्ण अंतिम संग्राम इतिहास में राजपूती शौर्य का प्रतीक बन गया, भले ही विजय अंततः शेरशाह को प्राप्त हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। शेरशाह के शासनकाल में परगना स्तर पर कानून व्यवस्था और सामान्य प्रशासन को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? आमिल, सिखदार, मुंसिफ, काजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिखदार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। बैरम खां के शासनकाल में मालवा के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? ऑप्शन ए आदम खान, ऑप्शन बी बैरम खान, ऑप्शन सी माहम अनंगा और ऑप्शन डी जो है वो बाज बहादुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदम खान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी अकबर द्वारा अपनाई गई शेरशाह की भूमि राजस्व प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता थी? कौन सा थी? तो भूमि को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलाम किया जाता था। उत्पादकता के आधार पर फसलवार एक केंद्रीय मूल्य सूची तय की जाती थी। कर केवल नकद में वसूल किया जाता था। सूखे के दौरान किसानों को करों से छूट दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। उत्पादकता के आधार पर फसलवार एक केंद्रीय मूल्य सूची तय की जाती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल प्रशासन के तहत कानूनगों की भूमिका को सबसे सही रूप से दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वे जो है वो वंशानुगत अधिकारी थे जो भूमि और राजस्व अभिलेखों का रख रखाव करते थे। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन नंबर ए मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला या मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में उनके नाती सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब के रूप में सत्ता संभाली। अली वर्दी खान ने पहले ही 1752 में सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1760 की संधि की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, मीर कासिम ने वर्धमान मिदनापुर और चटगांव कंपनी को सौंप दिया। कंपनी को सिलहट के चूना पत्थर व्यापार में आधा हिस्सा मिला। मीर कासिम ने कंपनी के सभी बकाया भुगतान को चुकाने पर सहमति दी। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के इस चरण का कोई भी विवरण उनके उल्लेख के बिना अधूरा है।
वे बंगाल के गवर्नर रहे और फिर इंग्लैंड लौट गए, जहां 1774 में उनके आत्महत्या करने की बात कही जाती है। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस वायसराय का उल्लेख किया जा रहा है? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट, 1898 में। और यह कॉलेज बाद में उन्होंने कॉलेज का प्रशासन पंडित मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया, और यह कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1916 के समय उसका केंद्र बिंदु बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की सेना के विरुद्ध जो है वो प्रतिरोध का नेतृत्व जो है वो किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? जनरल हैवलॉक, सर कॉलिंग कैंपवेल, सर ह्यू रोज या लॉर्ड केनिंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर ह्यू रोज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। ब्रिटिश भारत में पारंपरिक राजनीतिक संगठनों पर विचार करना है। पहला जो है वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंग भाषा प्रकाशिका सभा या लैंड होल्डर्स सोसाइटी? उपयुक्त में सही इस संगठनों को उनके स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1852, और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1851, और बंग भाषा प्रकाशिका सभा का 1836, और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1838। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के मूल सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला जो है वो प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई आवश्यक है। राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य जो है वो डोमियन स्टेटस प्राप्त करना था। भारतीयों को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए था। नीचे दिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। उग्रवादी विचारधारा स्वराज को अपना लक्ष्य मानती थी, न कि केवल डोमियन स्टेटस प्राप्त करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। 1904 में भारत सरकार के गृह सचिव के पद पर निम्नलिखित में से कौन नियुक्त हुआ था? तो हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्ले या विलियम वेडर वर्न? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट रिस्ले। 1904 में भारत सरकार के गृह सचिव का पद जो है वो हर्बर्ट होप रिस्ले के पास था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा दी गई छात्रवृत्ति का पहला प्राप्तकर्ता जो है वो कौन था? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अविंद्रनाथ टैगोर या जामिनी राय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण था? क्रिस्प प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता, कैबिनेट मिशन या अगस्त प्रस्ताव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अगस्त प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने
8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जारी किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो सभी फर्मों द्वारा अर्थव्यवस्था में जोड़ी गई सकल मूल्य वर्धन का कुल योग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्राओं के मुकाबले द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दरों को भारित औसत होती है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर होती है जिसे घरेलू और अन्य देशों के बीच मूल्य के अंतर को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की है? गया, पटना, सुल्तानगंज, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और सासाराम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुल्तानगंज और रक्सौल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2025-26 में बिक्री दर कर वैट से राजस्व में अपेक्षित प्रतिशत वृद्धि जो है वो कितनी हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में वैश्विक प्रेषणों में भारत की हिस्सेदारी जो है वो कितनी थी, जो अब कब तक की सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14.3% थी। 2024 में शीर्ष 5 प्राप्तकर्ता जो है वो भारत 129 बिलियन, 2023 में 125 बिलियन की तुलना में। उसके बाद मैक्सिको है, चीन है, फिलीपीन है और पाकिस्तान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। प्रयोज्य व्यक्तिगत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वह आय होती है जो व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत आयकर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास बचती है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बेरोजगारी लाभ और सब्सिडी जैसे हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो गलत है। प्रयोज्य व्यक्तिगत आय करों में पहले की कुल कमाई नहीं होती है। इसे पर्सनल इनकम कहा जाता है, जो सभी प्रकार की कमाई को सम्मिलित करती है, जैसे वेतन, लाभांश, किराया और सब्सिडी तथा पेंशन जैसी ट्रांसफार्मर भुगतान, लेकिन इसमें से कोई कर नहीं घटाया गया होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। वो कौन सी सहकारी समिति है जो छोटे उत्पादकों को कच्चा माल, औजार और उपकरण जैसे आवश्यक उत्पादन संसाधन उपलब्ध कराकर उनका समर्थन करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक सहकारी समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। जब कोई देश अपने भुगतान संतुलन में घाटे को संतुलित करने के लिए विदेशी मुद्रा बेचकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मुद्रा अवमूल्यन, व्यापार उदारीकरण, भुगतान संतुलन सहायता या आधिकारिक आरक्षित निधि लेन देन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आधिकारिक आरक्षित निधि लेन देन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में श्रम बल भागीदारी दर जो है वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर 55.0% थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। कुंज नेटवर्क जो है वो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह आर्थिक
विकास और आय असमानता के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। यह पर्यावरणीय क्षरण और आर्थिक विकास के बीच जे आकार के संबंध को दर्शाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ही न ही दो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। कुछ नेट्स वर्क को कभी कभी उल्टे यू आकार में दर्शाया गया है, जिसमें वाई अक्ष जो है वो आय असमानता को दर्शाता है और एक्स अक्ष जो है वो आर्थिक विकास को दर्शाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। ई नाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक राष्ट्रीय ई व्यापार पोर्टल है जो सभी कृषि बाजारों में एक समान न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करता है। और दूसरा जो इसमें एक वेयर हाउस ट्रेडिंग मॉड्यूल की शुरुआत शामिल है जो भुगतान सुविधा से एकीकृत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल दो कथन जो है वो सही है। ई नाम जो है वो एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच है जो भारत भर की कृषि उपज मंडी समितियों को जोड़ता है, एक एकीकृत ऑनलाइन बाजार बनाता है। हालांकि यह सभी बाजारों में एक समान न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं करता है। इसमें लागू करता है तो ये गलत है, लागू नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, वास्तविक जीडीपी जो है वो वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है, जिसमें मूल्य परिवर्तनों को शामिल नहीं किया गया है। दूसरा जो है वो नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि उत्पादन और कीमतों दोनों में वृद्धि के कारण आय वृद्धि को दर्शाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। विश्व की मौजूदा जनसंख्या को प्रतिस्थापित करने के लिए कुल प्रजनन दर जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 1.5, 2.1, 2.5, 3.0। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2.1 होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। पहला निर्यात तत्परता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस तिलहन फसल के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है? मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरंडी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें खनिज पोषक तत्वों वाले घोल का उपयोग करके बिना मिट्टी के खाद्य उत्पादन किया जाता है। इस पद्धति का मुख्य लाभ यह है कि यह मिट्टी से संबंधित समस्याओं जैसे कि मिट्टी जनित कीटों को कम कर देती है। उपरोक्त कथन में निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। कार्बन के विभिन्न रूपों और उनके स्रोत या प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। बैगनी जो है वो वायु या औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से प्राप्त कार्बन। हरा जो है वो स्थलीय पौधों में संग्रहित कार्बन। काला जो है वो जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्सर्जित कार्बन। और लाल जो है वो जैविक कणों के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन जो एल्बिडो को कम करता है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 जो है वो सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 जो है वो सम्मिलित है। काला जो है वो
जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्सर्जित कार्बन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। ग्रास होपर इफेक्ट के कारण प्रदूषक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जमा हो जाते हैं? भूमध्य रेखीय वर्ण या तटीय आर्द्रभूमि, ध्रुवीय और दुरुस्त क्षेत्र, महासागरीय गर्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय और दुरुस्त क्षेत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। सीवी वर्गीकरण के अनुसार उद्योगों को श्रेणियों और उनकी संबंधित गतिविधियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला, श्वेत उद्योग। श्वेत उद्योग जो है वो सौर ऊर्जा संयंत्र को, और हरित उद्योग जो है वो खाद्य प्रसंस्करण, और लाल उद्योग जो है वो खनन, और नारंगी उद्योग जो है वो मछली प्रसंस्करण। उपयुक्त में से युग्मों में से कितने सम्मिलित हैं? कितने सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सम्मिलित है, हरित उद्योग और नारंगी उद्योग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस सागर झील की औसत लवणता जो है वो सबसे कम है? वान झील, मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक, काला सागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, काला सागर, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। सतलुज नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के राक्षस ताल से निकलती है। दूसरा जो यह बाड़ा ला दरे से होकर भारत में प्रवेश करती है। भाकरा नांगल और रंजीत सागर बांध जो है वो इस नदी पर बनाए गए थे। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो है वो गलत है। सतलुज नदी जो है वो बाड़ालाचा नहीं बल्कि सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, बालाराचा नहीं। और भाकरा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है, लेकिन रंजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पे बना हुआ है, ये रावी नदी पे बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? चूना पत्थर, स्लेट, सेल, कोयला, ग्रेनाइट। उपयुक्त नीचे दिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इनमें से कौन अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4, चूना पत्थर, सैल और कोयला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन से हिमानी स्थल रूपों की विशेषता नहीं है? सड़क, अरेत, एग्र या टार्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एग्र। एग्र जो है वो हिमानी स्थल रूपों की विशेषता जो है वो नहीं है। सड़क जो है वो एक कटोरे के आकार की खड़ी दीवारों वाली घाटी होती है, और अरेत जो होती है वो एक तीव्र नोकीले कटक होती है जो 2 ग्लेशियर सड़कों या घाटियों के बीच बनती है। और टार्न जो होती है वो एक छोटा पर्वतीय ताल या जलाशय होता है जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद सड़क बेसिन से बनती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। भू आकृतियों के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? पहला, मेघालय का पठार जो है वो मुख्य यूरोपीय पठार से भारतीय प्लेट की उत्तरवर्ती गति के कारण अलग हुआ है। और दूसरा जो है वो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी पर्वतमाला पर मिलते हैं। तीसरा जो है वो बुगयाल सिक्किम में पाए जाने वाले उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान है। चौथा जो है वो हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां जो है वो सदा नीरा होती हैं। नीचे दिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो सही है। सही उत्तर का चयन करना है।
कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो गलत। इसमें से कौन सा गलत है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो गलत है। मेघालय पठार, जिसे शिलोंग पठार भी कहा जाता है, भारतीय उप महाद्वीप का हिस्सा है और यह कभी प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ है। यह यूरोपीय पठार से अलग नहीं है, बल्कि मुख्य भारतीय पठार से अलग हुआ है। चौथा जो हिमालय नदियां जो है वह 12 मासी होती है, अर्थात इसमें पूरे वर्ष जल प्रवाह रहता है। ये नदियां जो है वो वर्षा के जल और हिम पिघलने दोनों से जल प्राप्त करती है। इनकी 12 मासी प्रकृति इन्हें सिंचाई के लिए उपयोगी बनाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित जलवायु परिस्थितियों पर विचार करना है। वार्षिक वर्षा जो है वो 250 सेंटीमीटर, वार्षिक तापमान जो है वो 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस है, औसत वार्षिक आर्द्रता जो है वो 77% से अधिक है। इस वन या क्षेत्र के वृक्ष जो है वो एक साथ अपने पत्ते जो है वो नहीं गिराते हैं। उपरोक्त विवरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उल्लेख किया गया है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण वन या मैंग्रोव वन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इस उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? काली मृदा के संबंध में, तो यह मिट्टी फास्फोरस और ह्यूमरस से भरपूर होती है, ये जो है वो गलत है। ये मिट्टी जो है वो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसमें यह अल्मोनिया, चूना और आयरन ऑक्साइड जैसे खनिजों से भरपूर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। पछुआ पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध के 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच बहती है। पछुआ पवनें जो है वो शीत ऋतु में प्रबल होती है, जबकि ध्रुवों पर दाब जो है वो कम होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ही ना ही दो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दोनों गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। अभिकथन और कारण। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जो है वो मुख्यतः पश्चिम में स्थित अरब सागर से पूर्व की ओर और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती है। कारण जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें मुख्य रूप से कोलियोलिसिस प्रभाव से संचालित होती है, जो उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व की ओर मोड़ती है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन बहिर्वेदी भू आकृतियों के उदाहरण है? लैथोलिथ, बाढ़, बेसाल्ट क्षेत्र, क्रेटर या डाइक? नीचे के कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। भूस्खलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूस्खलन से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे चट्टान, मिट्टी या अन्य मलबे का खिसकना है। खड़ी ढलान और भारी वर्षा किसी क्षेत्र को भूस्खलन के प्रति जो है वो संवेदनशील बना देती है। हिमालय में भूस्खलनों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी की फसलें मानी जाती है? मटर, मूंगफली, सरसों या गन्ना? नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो 1 और 3 जो है वो रबी फसल मानी जाती है, मटर और सरसों।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बृहस्पति को लाल ग्रह माना जाता है। कुइपर बेल्ट जो है वो स्थलीय और गैसीय जोवियन ग्रहों के बीच स्थित होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक ना तो एक ही ना ही दो। बृहस्पति ग्रह जो है वो एक गैस दानव ग्रह है और इसे लाल ग्रह नहीं कहा जाता है। लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है, तो ये गलत है। कुइपर बेल्ट जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो बौने ग्रहों और धूम केतुओं जैसे छोटे खगोलीय पिंडों से भरा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसे एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट माना जाता है? प्रशांत प्लेट, नाजका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 जो है वो प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट जो है वो प्रशांत प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च तापमान वाले बिंदु से निम्न का तापमान वाले बिंदु तक सीधे पदार्थ के माध्यम से अणुओं के प्रभाव द्वारा होता है। उपरोक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है? विकिरण, संवहन, अभिवहन या चालन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चालन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी जो है वो नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। केंद्र सरकार की निधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समेतिक निधि और सार्वजनिक लेखा का संचालन जो है वो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। भारत की समेतिक निधि से कोई भी धन संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार ही व्यय किया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। समेतिक निधि से निकासी के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जबकि लोक सेवा का प्रबंधन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इसके लिए संसदीय विनियोग की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 99वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता, न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है? अनुच्छेद 35 से, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39A। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। ग्राम न्यायालयों में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। न्याय अधिकारी के पास प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान शक्तियां और अधिकार क्षेत्र होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय की भागीदारी नियुक्तियों में न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 358 के केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है। अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन
को निलंबित करने की अनुमति देता है। उपयुक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 350 बी को जोड़ा गया है, जो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी के प्रावधान से संबंधित है। उनकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल 2 जो है वो सही है। अनुच्छेद 350 अनुच्छेद 350 बी जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है। इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। मुख्य सतर्कता आयुक्त का वेतन, भत्ता और सेवा की शर्तें किसके समान होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? सशस्त्र केंद्र, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की गारंटी दी गई है? कौन से न्याय की गारंटी दी गई है? विविध राजनीतिक या आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, विधिक, धार्मिक, राजनीतिक, विधिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारत का संविधान अपने अंतिम शक्तियां किससे प्राप्त करता है? भारत के राष्ट्रपति से, या भारत की संसद से, या संविधान सभा, या भारत के लोक से? तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 13? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी ऐसे कानून की समीक्षा कर सके और उसे रद्द कर सके जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो और उसे विरोधाभास रखता हो। यही अनुच्छेद भारत में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की मूल आधारशिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया है? 1991 की जनगणना, 2001 की जनगणना, 2011 की जनगणना, या 1981 की जनगणना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2001 की जनगणना। 87वें संविधान संशोधन 2003 के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। अनुच्छेद 82 के अनुसार हर जनगणना के बाद संसद को एक परिसीमन अधिनियम पारित करना होता है और उसके अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को संशोधित करने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन करना होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। राज्य विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन के लिए राज्य विधानसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, या प्रभावी बहुमत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशेष बहुमत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। राज्य चुनाव आयुक्त को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? राज्यपाल के विवेक पर, बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के, राज्य विधानमंडल द्वारा
साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित आधारों पर राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित आधारों पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, अभिकथन और कारण। राज्यसभा के पास अनुदान की मांग पर मतदान करने की शक्ति जो है वो नहीं होती है। दूसरा कारण जो है वो कराधान से संबंधित धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में चर्चा में रही बोलसेना झील जो है वो किस देश में है? बोलसेना झील जो है वो किस देश में? इटली, आर्मेनिया, अमेरिका, जापान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इटली में है। इटली के मध्य क्षेत्र में स्थित लेक बोलसेना जो ज्वालामुखी झील है और 113.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यूरोप के सबसे बड़ी झीलों में से एक है। 3000 वर्ष पुरानी एक मिट्टी की मूर्ति की खोज की गई है। इटली की राष्ट्रीय पूर्ण प्राप्ति और लचीलापन योजना के तहत चल रहे एक परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जो है वो ग्रान कारो पुरातात्विक स्थल पर एक जलमग्न दर्शनीय मार्ग विकसित करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, मीथेन उपभोग करने वाली सूक्ष्म जीव प्रजाति मिथाइल लोकोसकस ओराइजी को हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैताल टेकरी, पुणे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला अतिरिक्त टीयर 1 अस्थायी बॉन्ड जारी किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैनरा बैंक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे ऋण प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा एमएसएमई जैसे क्षेत्र में ऋण की मांग को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। हालांकि इसमें जो है वो वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के विकास का समर्थन किया है, लेकिन इस पहल की परिकल्पना और शुरुआत जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में किए गए एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है? चाइना, इंडोनेशिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या भारत? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भारत। एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक माना गया है, जो सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है, जो कुल वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81, केंद्र सरकार की पहली 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत नगर वन योजना के अंतर्गत कितने नगर वन स्वीकृत किए गए हैं? 100, 111, 123, 510। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 111। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा अधिकतम सजा की आधी अवधि तक हिरासत में रखे गए विचाराधीन कैदियों के लिए जमानत से संबंधित है? धारा 469, 420, 356, 501। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है धारा 469।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना जो है वो उन छात्रों को लक्षित करती है जिन्होंने किसी भी सरकारी संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया है। इसमें केवल वे छात्र शामिल हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 10 लाख रुपए तक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य उन छात्रों के लिए है जिन्हें भारत के शीर्ष 860 गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिला है। इसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के संस्थान शामिल है। और दूसरा जो है वो, यह योजना केवल उन छात्रों के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 8 लाख रुपए तक है, न कि 10 लाख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। 2025 में दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए होने वाले पहले 2020 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत में किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में टर्नर पुरस्कार 2024 जो है वो किसे प्रदान किया गया है? जसलीन कौर, नैना कालू, रेने मैटिक या मोहम्मद शमी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जसलीन कौर। टर्नर पुरस्कार जो है वो दृश्य कला जगत के सबसे पारिस्थितिक पुरस्कारों में से एक है, जिसे समकालीन ब्रिटिश कला में उभरते रुझानों पर सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय मूल की स्कॉटिश कलाकार जसलीन कौर को ट्राम्बे ग्लासगो में उनकी एकल प्रदर्शनी अल्टल के लिए प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अंडर 19 2020 महिला एशिया कप 2024 का पहला संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? कुलालमपुर मलेशिया, मुंबई भारत, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, पेरिस फ्रांस? तो ऑप्शन नंबर ए, कुलालमपुर मलेशिया में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है? कौन किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 आयोजित किया है? सिंगापुर, श्रीलंका, सोमालिया, सिएरा लियोन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। माउंट तारानकी, जिसे हाल ही में एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ है, किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जंगलों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण को हटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसका संचालन जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसी भी महीने या वित्तीय वर्ष में जमा की जाने वाली राशि की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो सही। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो सही है। इस योजना का संचालन जो है वो वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों विभाग द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस संगठन ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक से नीतिगत रिपोर्ट जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, नीति
आयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाया गया है? राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड या नागालैंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में खबरों में रहा स्टील डोम किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? अमेरिका, इजराइल, रूस या तुर्की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुर्की द्वारा किया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिश्चियन स्टॉकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संजीव चोपड़ा थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। प्रोजेक्ट 1135.6 यार्ड 1259 के तहत हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए दूसरे फ्रीगेट का नाम क्या रखा गया? तरकस, तब, सया, त्रिकंद या तलवार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तब सया। ये जो है वो क्रीवाक श्रेणी की स्टील फ्रीगेट तब सया को हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारत और रूस के बीच हुए एक समझौते का हिस्सा है। इस अंतर सरकारी समझौते के तहत 4 फ्रीगेट बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 2 रूस में INS तुसील और INS तमाल और 2 भारत में INS त्रिपुत्र और तब सया निर्मित किए जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 मई। 18 मई 1977 में की गई थी। इसे विश्व भर में 18 मई को मनाया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में किस कंपनी ने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुइपर नामक निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रह नेटवर्क जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। घोघला बीच, जहां सब पहले खेलो इंडिया बीच गेम आयोजित किए गए थे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दमन और दीव में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। कूलाम के नियम के अनुसार यदि 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो स्थिर वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह घट कर 1/4 रह जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ML3T-3A-1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किसे पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में जाना जाता है? प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, हिग बोसान आइंस्टीन बोसान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल संरचना क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्राइगोनल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105। मोलस्का संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के सदस्यों के मुख में रेडुला नामक एक अंग होता है। बोमॉक्सिंग मोलस्का संघ से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो सही है।
बॉमी बिक्स जो है वो रेशम कीटों का एक वंश है और यह ऑर्थोपेडा संघ इन इंसेटा वर्ग से संबंधित है, मोलस्का से नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से किसे तालाब की रेशमी घास के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरो स्पाइरो गाइडा गाइडा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किस जीव में जैक जैक जैको जैकोब्सन अंग पाया जाता है? पक्षी में, सांप में, बंदर या मनुष्य में? तो ऑप्शन नंबर बी, सांप में पाया जाता है। जैकोब्सन अंग जिसे बोमेरो नासल अंग भी कहा जाता है, सांपों में पाया जाने वाला एक रसायन संवेदी अंग है। यह उन्हें अपने पर्यावरण में फेरोमोन और रासायनिक संकेतों का पता लगाने में मदद करता है और शिकार करने और प्रजनन व्यवहार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। सल्फर चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सल्फर का मुख्य भंडार जो है वो मिट्टी और अवसादों में होता है। चट्टानों के अपक्षय, अपरदन और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के माध्यम से सल्फर पर्यावरण में मुक्त होता है। यह पूर्णतः गैसीय होता है जिसमें कोई अवसादी घटक नहीं होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 जो है वो 1 और 2 जो है वो सही है। हालांकि सल्फर जो है वो का एक गैसीय चरण होता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और सूक्ष्मजीव गतिविधि के दौरान निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड इसके स्थल मंडल में अवसादी चट्टानों और खनिज जैसे महत्वपूर्ण अवसादी घटक और भंडार भी होते हैं। कोई अवसादी घटक नहीं होता है, ये गलत है, इसमें अवसादी घटक होते हैं। अब चलते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एम्स टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? कैंसर जनता के लिए। मॉन्टोक्स टेस्ट जो है वो टीबी के लिए। सिक टेस्ट जो है वो डिप्थेरिया के लिए। और विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4-3-2-1 4-3-2-1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से चिलोसिस से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी चिलोसिस से संबंधित है? राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइबोफ्लेविन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। ब्लू घोस्ट मून मिशन के लिए किस कंपनी ने नासा के साथ साझेदारी की है? स्पेस एक्स, फायरफ्लाई एरोस्पेस, ब्लू ओरिजिन या बोइंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फायरफ्लाई एरोस्पेस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 112। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किसके रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। हाल ही में खबरों में रही ग्रोम E1 मिसाइल किस देश ने विकसित की है? रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इजराइल या यूरोपीय संघ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रसिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी के उपयोग से लाभान्वित हो सकती है? ई शिक्षा, ई न्यायालय, टेली मेडिसिन? तो इसका राइट आंसर नीचे यह कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो जेम्स वेब
स्पेस टेलीस्कोप के विकास और संचालन में शामिल है? नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 116। भारतीय भाषाओं के लिए भारत के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल के रूप में कौन सा एआई मॉडल लॉन्च किया गया है? भाषनी, भारत जेन, जुगलबंदी, इंडिक लैम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत जेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 117। हाल ही में किन दो संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए साझेदारी की है? कौन कौन? CDOT और IIT रुड़की। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी एरोस्पेस गुणवत्ता वाली सेमी कंडक्टर चिप जो है वो विकसित की गई है? आइरिस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आइरिस। आइरिस नामक एक शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप का सफलतापूर्वक विकसित और बूट किया गया है, जो ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 119। भारत में विकसित किए जा रहे अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो ई हंसा। ऑप्शन नंबर डी, ई हंसा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 120। हाल ही में भारतीय किसानों के लिए एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन API किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो रिलायंस, अमेजन, मेटा या गूगल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गूगल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 121। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक जो है वो कौन है? देवकी नंदन खत्री, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फणीश्वर नाथ रेणु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। उनका जन्म जो है वो 4 मार्च 1921 को पूर्णिया के औराई हिंगना नामक गांव में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 122। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? सर अली इमाम, फणींद्र नाथ घोष, मजहर उल हक या अजय घोष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फणींद्र नाथ घोष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 123। बिरसा मुंडा के गुरु जो थे वो कौन थे? महेंद्र नाथ पांडे, वैभव गिरी, बलिराम मुंडा या आनंद पांडे? तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे वो आनंद पांडे थे। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 124। पटना कॉलेज की स्थापना जो है वो कब की गई थी? पटना कॉलेज की स्थापना जो है वो 1863, ऑप्शन नंबर ए में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 125। वर्तमान महाबोधि मंदिर बोध गया का निर्माण जो है वो किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? नंद वंश, पाल वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। महाबोधि मंदिर परिसर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित पहला मंदिर है और वर्तमान मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासकों द्वारा निर्मित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 126। बिहार में पाल काल के दौरान विकसित कांस्य निर्मित उन्नत मूर्तिकला के विकास में मुख्य योगदान जो है वो किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, धीमन और विट पाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 127। 1937 में बिहार में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनिस ने किया था।
1 अप्रैल 1936 को बिहार में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। कांग्रेस ने मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली सरकार का विरोध किया क्योंकि उसमें मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी भी शामिल थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? मौली कवि, परमल, चंदेश्वर या विद्यापति? तो ऑप्शन नंबर सी चंदेश्वर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1855 से लेकर 56 तक हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। राजकुमार शुक्ल जो है वो किस गांव के निवासी थे? तो मुरली बढ़ावा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131 का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का सही क्रम जो है वो क्या है? तो इसका सही क्रम जो है वो ऑप्शन नंबर बी रोहतास। पहले रोहतास है 73.37% और उसके बाद पटना है 70.68%। उसके बाद भोजपुर है 70.47%। उसके बाद मुंगेर है 70.46%। उसके बाद औरंगाबाद है 70.32%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 132। बिहार का 2025-26 के अनुसार लक्षित राजकोषीय घाटा के प्रतिशत और राशि के रूप में क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3% और 32,718 रुपया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 133। 2025-26 के वर्तमान मूल्य पर बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है और 2024-25 की तुलना में यह कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10.97 लाख करोड़ और 22% वृद्धि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 134। हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान जो है वो क्रमशः कितना है? सेवा क्षेत्र 58.6%, उद्योग जो है वो 21.5% या कृषि 19.19% तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135। पायराइट जो है वो खनिज बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? रोहतास, मुंगेर, नवादा या भागलपुर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार में गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं? कौन सी नदियां हैं? तो घाघरा, गंगट, बागमती या सोन? नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। बिहार में गंगा नदी में बाईं ओर उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां जो है वो घाघरा, गंडक, बागमती, वलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला और महानंदा है, जबकि सोन नदी जो है वो गंगा में दाईं ओर दक्षिण दिशा से मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में शहरी जनसंख्या जो है वो सबसे कम है? जहानाबाद, अरवल, शिवहर या लखीसराय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवहर। शिवहर में जो है वो बिहार में सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला जो है वो शिवहर है, जहां 28,116 लोग जो है वो शहरों में निवास करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। बिहार में 2018-19 और 22-23-24 के बीच दूध, अंडे और मछली के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूध में जो हुआ है वो 27.3%, अंडे में हुआ है 85.7% और मछली में हुआ है 45%।
परसेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में बिहार सरकार का कुल बकाया ऋण जो है वो कितना था? तो इसका ऋण जो था वो 3,32,741 करोड़ रुपया था, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है वो 2012 में 134 किलोवाट से बढ़कर 2024 में कितना हो गई है? तो 2024 में 363 किलोवाट हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन डी जो है वो सही। दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का 23rd जो टेस्ट था वो आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। दोस्तों और भी सेशन से और भी टेस्ट सीरीज से के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।